हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये लास्ट चैप्टर है फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द ट्रैक्शन सिस्टम, है ना। ट्रैक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये ट्रैक्शन का जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो लास्ट चैप्टर है ये। इसके पहले 4 वीडियोस बनाए हुए हैं। मतलब ये अगर पूरा हो जाता है तो पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। उसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से पढ़ो, एग्ज़ाम दो। और चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये। फीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या पढ़ना है? सबसे पहले ट्रैक्शन सबस्टेशन के बारे में पढ़ना है। ट्रैक्शन सबस्टेशन क्या होता है? ट्रैक्शन सबस्टेशन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास जो ट्रांसमिशन से आती है, ट्रांसमिशन लाइन से 132 kV सपोज़ कर लो अगर वोल्ट आता है ना, तो 132 kV वोल्ट तो हम लोग डायरेक्टली लोकोमोटिव में नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए हमें फर्दर सब स्टेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि सब स्टेशन इस वोल्टेज को लोअर डाउन करता है। और पहली बात, एक तो लोअर डाउन करेगा कहाँ तक? 25 किलो वोल्ट तक। अब लोअर डाउन करने के बाद कई बार हमें ज़रूरत होती है डीसी लोकोमोटिव्स की, तो इस पावर को फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी में। तो इन सब काम को करने के लिए सब स्टेशन की ज़रूरत होती है ना। तो वही सब स्टेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिफिकेशन की एसी में चेंज करना है 25 किलो वोल्ट, या डीसी लोकोमोटिव जो चलने वाला है वो डीसी यूज़ करने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली सब स्टेशन को डिवाइड करते हैं हम लोग डिफरेंट 2 पार्ट्स में। पहला कौन सा है? डीसी सब स्टेशन, और दूसरा कौन सा है? एसी सब स्टेशन, है ना। टाइप्स ऑफ सबस्टेशन इन ट्रैक्शन सिस्टम की बात करें तो डीसी सबस्टेंस में जो कोर इक्विपमेंट होंगे, जो मेजरली इक्विपमेंट्स होंगे, वो ये सब यूज़ होने वाले हैं। पहला तो ट्रांसफार्मर। क्योंकि 132 किलो वोल्ट लाइन से हमें लाना है, जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है ट्रांसमिट होकर के 132 किलो वोल्ट का लाइन, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें? डीसी फॉर्म में, डीसी वोल्टेज में। सबसे पहले तो ये ट्रांसमिट भी एसी में हो रहा है, तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? सबसे पहले ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? 132 किलो वोल्ट से हमें 1.5 किलो वोल्ट या फिर 3 किलो वोल्ट लेकर हमें स्टेप डाउन करके देता है। उसके बाद ये हो जाने के बाद हमें रेक्टिफायर्स चाहिए। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट करते हैं। अब फिल्टर क्या कर रहे हैं? फिल्टर का काम होता है हमारा यहाँ पर रिपल्स को बेसिकली हटाना। जैसे एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के बाद, ये एसी है, अगर इसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा कुछ फुल डीसी अगर बात करें तो ये रिपल्स है ना। ये रिपल्स नहीं चाहिए। डीसी, परफेक्ट डीसी क्या होता? अगर ये डीसी इस तरह का वोल्टेज होता, कांस्टेंट वोल्टेज, तब हमें ये डिज़ायरेबल है एक्चुअली। इस तरह का वोल्टेज हमें नहीं चाहिए। तो इन्हीं रिपल्स को हटाने के लिए फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। अब फिल्टर यूज़ कर लेने के बाद फिर हमें क्या चाहिए? सर्किट ब्रेकर चाहिए। ऑब्वियसली सब स्टेशन की बात कर रहे हैं तो सर्किट ब्रेकर का भी बात होगा। सर्किट ब्रेकर इज़ बेसिकली स्विच, है ना। किस पोर्शन में हमें करंट चाहिए, किस पोर्शन में हमें करंट नहीं चाहिए, यही इसी के हेल्प से हम लोग वो अचीव करते हैं, ठीक है, स्विच के हेल्प से। ये सर्किट ब्रेकर बेसिकली एक स्विच है। अब चाहिए इसके बाद फिर प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। तो प्रोटेक्टिंग डिवाइस में एक चीज़ बता दूं कि सर्किट ब्रेकर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइस। प्रोटेक्टिंग डिवाइस और भी होते हैं, जैसे सर्ज प्रोटेक्शन, है ना, सर्ज प्रोटेक्शन। जैसे फिर या फिर आप कह सकते हैं कि सर्ज का मतलब होता है ओवर वोल्टेज एक्चुअली में, ठीक है। या फिर लाइटनिंग प्रोटेक्शन, जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उसके लिए प्रोटेक्शन होती है, सब स्टेशन में चाहिए होती है, उसके लिए हम लोग को प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा? डीसी पोर्शन का। ये डीसी पोर्शन का, डीसी सब स्टेशन की बात कर लिए हम लोग। अब उसी तरह से अगर एसी लोकोमोटिव या एसी ट्रैक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम की बात अगर हमको करना है, तो वहाँ पे हम लोगों को ये 3 चीज़ें चाहिए हैं। कौन सा? ये पहला ट्रांसफार्मर तो चाहिए, क्योंकि 132 किलो वोल्ट लाइन से ही हम लोग फाइनली 25 किलो वोल्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डीसी नहीं कन्वर्ट करना है, एसी सब स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर सिर्फ चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्टिंग डिवाइस चाहिए। फिर फाइनली इस सब स्टेशन से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो लाइंस में, रेलवे लाइंस के पैरेलली। और वो रेलवे लाइंस फिर फीड करेगा किसको? ले जा कर के लोकोमोटिव को। तो इसी को हम लोग ऐसे समझते हैं कि एट एनी कॉस्ट
अब ये सबस्टेशन की ये रिक्वायरमेंट्स है, सबस्टेशन का ये डिज़ायरेबल आप समझ रहे हैं कि फीचर्स हो सकती है कि किसी भी कॉस्ट में कंटिन्यूस सप्लाई हमारे पास सबस्टेशन में नहीं रुकना चाहिए, है ना। सबस्टेशन में कंटिन्यूस सप्लाई नहीं रुकना चाहिए। अब सबस्टेशन की बात करें तो सबस्टेशन में इसीलिए कंटिन्यूस सप्लाई ही रहने के लिए दो तरह का बस बार यूज़ करते हैं हम लोग, एक मेन बस बार, एक मेंटेनेंस बस बार। ये आप इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है, इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो दो तरह का बस बार यूज़ करते हैं, मेन बस बार, मेंटेनेंस बस बार। मेंटेनेंस बस बार को ही हम लोग ट्रांसफ़र बस बार भी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र बस बार भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों बस बार्स में जो सप्लाई होती है वो 132 किलो वोल्ट होती है। हाँ, दोनों बस बार में जो सप्लाई होती है 132 किलो वोल्ट होती है। उसके बाद इन बस बार्स के बाद फर्दर हमें चाहिए होता है ट्रांसफार्मर, और वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर, 132 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। ये सबस्टेशन की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये सबस्टेशन में क्या क्या चाहिए। उसके बाद, और सबस्टेशन में चाहिए ही तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मेजर रिक्वायरमेंट, वो चीज़ चाहिए, ठीक है सर। दूसरा उसके बाद क्या है कि एक दो बस बार क्यों लेते हैं, मैंने बताया कि मेन बस बार और मेंटेनेंस बस बार है, तो दो बस बार इसलिए लेते हैं कि एट अ टाइम एक बार में एक बस बार ही ऑपरेशन में होता है, इधर मेन बस बार ऑपरेशन में रहेगा या मेंटेनेंस बस बार, और एक को स्टैंड बाई में रख देते हैं। उसी तरह से फिर फंक्शन ऑफ 132, ये ट्रांसफार्मर का फंक्शन तो आपको पता ही है कि 132 किलो वोल्ट से हमें 25 किलो वोल्ट में ये स्टेप डाउन करके दे रहा है। तो आ जाओ देखते हैं ये क्या। ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, जो कि ये डायग्राम है वही सबस्टेशन की रिक्वायरमेंट का, जो कंटिन्यूअस सप्लाई हमारे पास कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड कराए, इसके लिए ये डायग्राम होती है सबस्टेशन की। ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो 132 किलो वोल्ट का इनकमिंग लाइन है। एक इनकमिंग लाइन नहीं है, दो इनकमिंग लाइन है, एक ये और एक ये। ताकि पहले से शुरू से समझाते चलते हैं, ताकि अगर किसी कारणवश एक इनकमिंग लाइन फेल हो जाता है या एक इनकमिंग लाइन को हम लोग स्टैंड बाई में रखते हैं अगर, या फिर एक इनकमिंग लाइन को हम लोग मेंटेनेंस में डालते हैं, तो दूसरा एट अ टाइम सेम टाइम पे काम कर सके। उसके बाद देख लो दो बस बार यूज़ कर रहे हैं, एक ये ट्रांसफ़र बस बार, सॉरी यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफ़र बस बार होगा, यहाँ पे मेन बस बार, दो बस बार यूज़ कर लिए। अब इन दोनों बस बार के बीच में ये देखो यहाँ पर जो एक कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन को हम लोग कहते हैं कपलिंग कनेक्शन, बस बार कपलिंग, बस बार कपलर, है ना। बस बार को कपल करने के लिए होता है। बताते हैं एक करके फंक्शन क्या है। ये जो है ये वाला, है ना, ये इनकमिंग करंट जो आ रही है वो बस बार में देने के लिए है कि एट अ टाइम इसमें दे सकते हैं या एट अ टाइम इसमें दे सकते हैं, इसमें या इसमें, एक एक बस में, एक एक बस बार में, ठीक है। अब सपोज कर लो थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये भी उसी तरह से है, दूसरा इनकमिंग लाइन से ये बस बार में, इसको ये अगर स्विच कनेक्ट करते हैं तो ये बस बार में चला जाएगा, और ये स्विच कनेक्ट करते हैं तो ये बस बार में चला जाएगा। कौन से, इस वाले इनकमिंग लाइन से, इस वाले इनकमिंग लाइन से अगर ये स्विच को कनेक्ट करते हैं तो ये बस बार में चला जाएगा, ये स्विच को कनेक्ट करते हैं तो ये बस बार में चला जाएगा। तो ये समझ आ रहा है कि एक इनकमिंग लाइन से दोनों बस बार में हम लोग फीड डाल सकते हैं, दोनों 132 किलो वोल्ट का जो बस बार है उसमें दे सकते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ से आउटपुट, तो यहाँ से आउटपुट के लिए ये दोनों चीज़ लगाई गई हैं, और जिससे ले जा करके ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया गया। ये ट्रांसफार्मर क्या है, 132 वोल्ट से 25 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से फर्दर हम लोग सप्लाई में दे देंगे, कौन सा, फीडर में, ये फीडिंग पोस्ट में डाल देंगे, है ना, फीडिंग पोस्ट में। अब कर क्या रहे हैं, एक एक का हम लोग यहाँ पर देखते हैं फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, कि किस तरह से ये कंटिन्यूअस सप्लाई देगा। सपोज कर लो किसी एक बस बार की बात करते हैं और किसी एक इनकमिंग लाइन की, मान लेते हैं कोई भी एक को हम एट अ टाइम ख़राब कर देते हैं। सपोज कर लो ये बस बार हमारा ख़राब हो गया, ठीक है, या मेंटेनेंस में डाल दिए या स्टैंड बाई में, ये यूज़ नहीं हो रहा है। अब कोई एक इनकमिंग लाइन भी ख़राब हो गया होगा, सपोज कर लेते हैं
ये वाला भी इनकमिंग लाइन ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो जाए इस सिस्टम में, हम लोग देखते हैं कि कैसे सप्लाई कंटिन्यूअस रहता है। ये तो चालू है, ये चालू है, तो इस तरह से करंट आता गया आता गया आता गया इस तरह से। ये वाला बस बार ख़राब है तो ये स्विच को कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं करेंगे। ये स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ये बस बार में लाइन आ जाएगा, मेरा करंट आ जाएगा। अब ये बस बार में करंट आया, ये बस बार में करंट आने के बाद ये स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ये स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये स्विच को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से आया करंट, इधर से आकर के ट्रांसफार्मर में आ गया और हमारे पास आउटपुट में मिल गया जो कि फीडिंग पोस्ट में चला गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि अगर इसको ना करके हम लोग सेकेंड वाले स्विच को कनेक्ट करते हैं इसको, तो ये वाला इसमें आएगा, यहाँ से आकर के इस ट्रांसफार्मर में चला जाएगा ये वाला। मतलब एट अ टाइम अगर ये ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया, एट अ टाइम अगर ये ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो गया तो इससे ले सकते हैं। मतलब किसी भी एक कंडीशन को ख़राब हो जाए तो हम ले सकते हैं। अब मान लो ये बस बार भी ख़राब हो जाता है हमारे पास, ठीक है, ये बस बार भी ख़राब हो जाता है, तो सपोज ये वाला बस बार तो वर्किंग होगा, किसी एक टाइम पे एक बस बार वर्किंग होगा, तो उस केस में हम लोग ये बस बार कपलर के हेल्प से मान लो कि ये वाला कनेक्शन चालू है और ठीक है, और ये बस बार ख़राब हो गया, और तो ये कनेक्शन इधर से जाएगा करंट, ये बस बार को कनेक्ट नहीं करेंगे, इधर से कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा लाइन, और एट अ टाइम फिर यहाँ से इससे हम लोग ले सकते हैं करंट या इससे करंट ले सकते हैं। मतलब कोई भी एक सिस्टम अगर चलता रहे इसमें, तो हम लोग उस केस में दूसरे किसी भी कंटिन्यूअस सप्लाई को रोका नहीं जा सकता है। मतलब कोई ना कोई तरीका निकल आ जाता है हमारे पास कि जिससे कारण कंटिन्यूअस सप्लाई होता रहे। तो ये हम रब कर देते हैं, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले लेना, है ना। यही डायग्राम है जो बनाना है ट्रैक्शन सबस्टेशन का डायग्राम, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम लोग, मेथड ऑफ फीडिंग ट्रैक्शन सिस्टम क्या क्या होता है ना। मेथड ऑफ फीडिंग क्या क्या होता है वो देखो। तो मेथड ऑफ फीडिंग में मतलब सबस्टेशन के बारे में तो पढ़ लिए हम लोग। ये सब एक सबस्टेशन का डायग्राम था, ठीक है, ये किसी एक सबस्टेशन का डायग्राम था, कैसे वर्क कर रहा है। इसमें दो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, दो इनकमिंग लाइंस ले रहे हैं, दो बस बार ले रहे हैं, दो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, और यहाँ पर ये बस बार फिर से 25 किलो वोल्ट का बस बार है जो कि इसमें कनेक्ट कर रहा है और इसमें कनेक्ट कर रहा है, जो कि कोई एक कंडीशन में अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे के हेल्प से हम लोग यहाँ से फीडिंग पोस्ट में दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डॉटेड में दिख रहा था ये था हमारा सर्किट ब्रेकर्स, ये सब सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सब क्या हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, ठीक। अब यही सब स्टेशन में हम कह रहे हैं कि दो सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ इनकमिंग क्या दे रहे हैं, दो, है ना। तो इसी का फीडिंग हम लोगों को पढ़ना है कि दो ही क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारे पास 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, तो इसमें से 2 दे रहे हैं। अब जैसे ही 2 देंगे तो सिस्टम अनबैलेंस हो सकता है तीसरे वाले से, तो उसी का मेथड देखना है कि हम लोग इसके बाद ट्रैक्शन सबस्टेशन में फीडिंग कैसे देते हैं ना। मेथड ऑफ फीडिंग क्या होता है, सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन जनरेटिंग स्टेशन से आर वाई और बी आता गया, तीन लाइन्स आ गए, आर वाई बी 3 ही होते हैं, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। उसके बाद सब स्टेशन हम लोगों को लगाना है। हम लोग बोले कि सब स्टेशन में जो इनकमिंग लाइन होता है वो 2 ही होता है, ठीक। पहला सब स्टेशन अगर हम लोग लगा दिए TSS1 जिसको बोल रहे हैं, कहीं पे लगा दिए, मान लो किसी भी एक जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे हम लोगों को लगाना पड़ा, उसमें कहाँ से फीडिंग दी है, एक आर से एक वाई से। सब स्टेशन लगा दिए, सब स्टेशन के बाद ये ट्रांसफार्मर भी लगाना जो होता था वो भी लगा दिए, और यहाँ से हम लोग फीडिंग पोस्ट में डाल दिए, ठीक। उसके बाद एसी सबस्टेशन का एक महत्वपूर्ण जो बात है या फिर इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 किलोमीटर के आसपास में हम लोगों को दूसरा सबस्टेशन लगाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 किलोमीटर में, हर 3-4 किलोमीटर में एक सबस्टेशन की ज़रूरत पड़े, लेकिन डीसी के केस में हम लोगों को हर 3 से 4 किलोमीटर में चाहिए होता है क्या, सबस्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है। 3 से 4 किलोमीटर के बीच में सब स्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है, समझ गए। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं है, तो हम लोग एसी के केस में देख रहे हैं 50 किलोमीटर के आसपास में फिर दूसरा सब स्टेशन लगाएंगे। तो दूसरा सब स्टेशन में देखो कनेक्शन क्या किए हुए हैं कि वाई और बी से किए हुए हैं। मतलब
यहाँ पे तीनों लाइंस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं और तीसरे वाले में बी और आर को किए हैं। मतलब कि किसी भी एक सबस्टेशन से लोडिंग होगा तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सबस्टेशन से हमेशा लोडिंग होता रहेगा, किसी दूसरे सबस्टेशन में किसी दूसरे लाइन से, किसी दूसरे दो लाइन से लोडिंग होगा, किसी तीसरे सबस्टेशन की जब बात करेंगे तो किसी अलग दो लाइन से लोडिंग होगा। इस वजह से ये तीनों फेज हमारे पास बैलेंस्ड होता है और जनरेटिंग स्टेशन में कोई भी जनरेटर पे इफ़ेक्ट नहीं होता है या फिर करंट का बढ़ना नहीं होगा कुछ भी। लोडिंग बढ़ जाने का मतलब क्या है, करंट का बढ़ जाना। करंट का बढ़ जाने का मतलब क्या है कि रोटर पे जनरली इफ़ेक्ट पड़ता है, रोटर में वाइब्रेशन आता है जनरेटिंग स्टेशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके का मेथड है जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रैक्शन सबस्टेशन में। मतलब अल्टरनेट, बस सिंपली याद क्या रखना है, इस डायग्राम को बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले 3 सबस्टेशन डाल दो, ठीक है, तीनों सबस्टेशन में अल्टरनेट करके हमें दे देना है सप्लाई। पहले वाले में आर वाई, दूसरे वाले में वाई बी और तीसरे वाले में बी आर। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड ऑफ फीडिंग ट्रैक्शन सबस्टेशन। इसी के साथ ये चैप्टर भी क्लोज हो जाता है और इसी के साथ पूरा का पूरा सिलेबस भी ख़त्म होता है ट्रैक्शन का। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल और एग्ज़ाम के लिए आप सबों को वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट सभी को ये चीज़ें समझ आ जाए, हर कोई इससे बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।